वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के संबंध में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि अगर किसी जगह को पता करना हो तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई जगह हम जाना चाहते हैं तो आपके पास वह क्या तरीका होगा जिससे जो है उस जगह पे आप पहुंच सकें या उस जगह को जान सकें एक्चुअल में ये है कहाँ पे। तो उसके दो तरीके हैं। एक, खगोलीय स्थिति से हम उसको जानेंगे, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर, जो हमारा जो चैप्टर है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन उसकी पता कर सकते हैं। तो अक्षांशीय और देशांतर का मतलब कि वह कितनी डिग्री, ठीक है, जो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है, जो कोणीय जो दूरी है, ठीक है, वह क्या है। ठीक, तो अक्षांश और देशांतर जो है एक तरीके से कोणीय डिस्टेंस होती है, ठीक, जिसको डिग्री में, मिनट्स में, सेकंड में जो है प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो बस आप ये जानिए कि जो खगोलीय स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से व्यक्त की जाती है। ठीक है, और ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल जो है जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, ठीक है, उसमें अगर आसमान में रहेंगे तो उसमें तो दिशा का पता चलता नहीं है कि आप ईस्ट में है, नॉर्थ में है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो कंपास वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और कंपास जो है वो एंगल पे काम करता है। ठीक है, कितना डिग्री जो है नॉर्थ है, साउथ है और ईस्ट या वेस्ट। ठीक, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके एंगल्स, उसमें कितना जो है एंगल्स बन रहा है, कितना डिग्री, कितना सेकंड, कितना मिनट, ठीक, उसके बेस पे जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन को पता किया जाता है। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, जो अगर किसी मिसाइल को जो है मान लिया कि कराची में दागना है, ठीक है, तो अगर कराची का एड्रेस दे दीजिए कि जो है ये पाकिस्तान देश का एक शहर है कराची, ठीक, वहाँ पे जाके मिसाइल चले जाए, उसको एड्रेस देंगे इस तरीके से, तो वो जो है मिसाइल जो है काम नहीं करेगी। उसको लिए क्या चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। ठीक, ये वाला पता जो है उसको देना पड़ेगा कि कितने अक्षांश, कितनी डिग्री अक्षांश पे है, ठीक, या कितनी डिग्री देशांतर पे। तो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति बताने के बाद ही जो है आप उसको जो है वो हिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इसमें जो है कुछ लैंडमार्क्स होते हैं। तो झील, झरने, पहाड़, पर्वत, जो भी पृथ्वी पे स्थित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो हो सकती हैं, या जो मानव निर्मित जो स्थान हैं उनके बेस पे जो है हम जियोग्राफिकल लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो नॉर्मल जो हम लोग एड्रेस यूज़ करते हैं वो जो है वो जियोग्राफिकल लोकेशन ही होता है। ठीक है, जैसे काली माता मंदिर के, एक मीम्स भी बनता है कि काली पहाड़ी के पीछे जो मंदिर है वहाँ पे आ जाना। ठीक है, तो काली पहाड़ी जो है किसी शहर में होगा, ठीक, उसके पीछे क्या है, मंदिर है। तो एक क्या है, एक स्थिति जो बताई जाती है किसको देके, एक किसी लैंडमार्क को देके। ठीक है, तो वो जो है वो नदी, झरना, झील, पहाड़, पर्वत, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी जो जियोग्राफिकल लैंडमार्क हो सकता है या मानव निर्मित भी लैंडमार्क जो हो सकता है, ठीक, उसके बेस पे जो हम जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो पता करते हैं। ठीक, तो ये जो दो तरीके हैं, एक है एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन और दूसरा जो है वो जियोग्राफिकल या भौगोलिक स्थिति। इस तरीके से जो है वो जगह का पता हम करते हैं। जो हमारा जो मूल टॉपिक हमारा क्या है, मूल टॉपिक है अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो अक्षांश है, इतनी जो चीज़ें आप जो लिखी हुई देख रहे हैं, ठीक, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि ये जो PDF है इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट से इस पूरी PDF को ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ रिटर्न मटेरियल हो सकता है। तो ये जो चैनल है केवल और केवल जो है लेक्चर दे के निकल जाना जो है काम नहीं होता है। ठीक, आप जो है व्यवस्थित तरीके से क्या चीज़ें कैसे जो है वो लिखी गई हैं, क्या लिखना चाहिए हमें, ठीक है, आपके पास जो है वो जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, ठीक है, वो भी आपको मिलता रहे। तो इस वजह से ये सब जो है वो लिखा गया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को जो है अब समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, और इस PDF को आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट से वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि अक्षांश होता क्या है। तो अक्षांश को समझने के लिए हम इस चित्र को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये जो है वो ग्लोब का स्ट्रक्चर है। अक्षांश जो भूमध्य रेखा के, ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो कहलाती हैं अक्षांश। तो ये जो है ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके समानांतर ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये सब क्या है, ये है अक्षांश। ठीक है, क्या है, अक्षांशीय रेखाएं हैं। अब
जो अक्षांश है अगर हम यहाँ से लेके मतलब कि इस पोल साउथ पोल से लेके अगर नॉर्थ पोल की बात की जाए, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की बात की जाए, टोटल इस ग्लोब पे जो है कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो इनकी संख्या है 179। तो टोटल लैटिट्यूडल जो लाइंस हैं ग्लोब पे वो उनकी संख्या है 179। ठीक, अब इनकी जो अगर ये जो डिस्टेंस है 1 डिग्री रखा जाए, ठीक है, कितना 1 डिग्री रखा जाए, तो 1 डिग्री के अंतराल पे कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 179। और ये क्वेश्चन जो है अभी बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी गया था कि टोटल कितनी जो है अक्षांश रेखाएं ग्लोब पे होती हैं, तो ये याद रखें 179। और ये कैसी रेखा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची हुई रेखाएं। तो किसी ने खींचा नहीं, ये जो है काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, पृथ्वी पे आप जाकर ढूंढना स्टार्ट करें कि ये जो है अक्षांश रेखा जो है वो कहाँ दिखाई पड़ रही है, भूमध्य रेखा कहाँ पे है, ये रेखाएं आपको दिखाई नहीं पड़ती, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, तो एक चीज़ ये याद रखिए। अब अगर हम लोग पृथ्वी के स्ट्रक्चर की बात करें तो पृथ्वी जो है एक पूरी तरीके से गोलाकार स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये ध्रुवों पे जो है चपटी है। ठीक, तो अगर ये ध्रुवों पे चपटी है, ठीक, तो ये वाला जो डायमीटर है, ठीक है, व्यास, और इस वाले अगर मैं भूमध्य रेखा की मैं बात करूं, ठीक है, ये वाला, तो इसमें जो है डिफरेंस आपको मिलेगा। जो भूमध्य रेखा होगा, भूमध्य रेखा वाला जो व्यास होगा, ठीक, वो जो है वो बड़ा होगा। ठीक, और पोल टू पोल अगर आप लोग बात करेंगे तो उसका जो डायमीटर होगा वो छोटा होगा। ठीक, तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भूमध्य रेखा और जो पोल टू पोल जो है वो डिस्टेंस जो है वो उसमें डिफरेंस होता है। ठीक, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी पूरी तरीके से गोल नहीं है, ध्रुवों पे चपटी है। अब चूंकि हम लोग अक्षांश की बात करें, लैटिट्यूड की बात करें, और लैटिट्यूडल लाइंस क्या है, ये सब जो है वो लैटिट्यूडल लाइंस हैं जो कि इस भूमध्य रेखा के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक, अच्छा, अगर इस डिस्टेंस अगर हम लोग पता करें कि 1 डिग्री जो अक्षांशीय दूरी है उसमें रेखीय दूरी कितने, मतलब कि 1 डिग्री जो अक्षांशीय दूरी होती है वो रेखीय दूरी में कितने के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर हम लैटिट्यूडनल एंगल की बात करें और इसको जो है हम लीनियर डिस्टेंस में बात करें, ठीक है, किसमें, लीनियर डिस्टेंस में, ठीक है, रेखीय दूरी की परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो यह मान कितना होगा। ठीक है, यह मान कितना होगा, ये जो है चर्चा का विषय। ठीक है, क्योंकि जो अक्षांशीय दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा, जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस होती है वो क्या है, वो एंगुलर डिस्टेंस है। क्या है ये, कोणीय दूरी है। क्या है, कोणीय दूरी है। ठीक, जिसको जो है वो डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो यहाँ से यहाँ की जो डायमीटर है उसको जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर आप बात करो, ठीक, तो ये जो पूरी जो डिस्टेंस है, ठीक, ये है पूरी अगर हम परिधि की बात करें तो पूरी जो परिधि होती है, अगर ध्रुवीय परिधि की बात करें तो ये होती है 40,008। ठीक है, 40,008 किलोमीटर। ठीक है, तो 40,008 किलोमीटर जो है वो पोलर पैरामीटर है। ठीक है, ध्रुवीय परिधि है। ठीक, तो ध्रुवीय परिधि का मतलब कि एक पूरा ये राउंड सर्कल। ठीक है, तो ये कितना है, 40,008 किलोमीटर। अगर हम केवल और केवल इतने की बात करें, केवल जो है अर्धगोले की बात करें, ठीक है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, इसका आधा कर लीजिए, कितना, इसका अगर हम लोग आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 20,004 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 20,004 किलोमीटर। अच्छा, तो ये जो पूरा जो है ये जो है, ठीक है, अर्धगोले की अगर हम लोग बात किए तब ये जो परिधि निकल के आई कितना आई, 20,004 किलोमीटर। अगर हम केवल इतना ही बात करें, कितना, यहाँ से लेकर, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ठीक है, दूसरा कलर मैं यूज़ करता हूँ, केवल मैं इतना मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फिर आधा हो जाएगा। तो 20,004 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,002 किलोमीटर। कितना, 10,002 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो 10,002 किलोमीटर है, अगर हम अक्षांशीय एंगल की बात करें, ठीक है, अगर लैटिट्यूडनल एंगल की बात करें तो ये है कितना, ये है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है,
या एक सिंपल से मैथ समझते हैं हम लोग। एक पूरे जो गोले का चक्कर होता है वो कितने एंगल का होता है? 360 डिग्री। अब अर्ध गोले का जो होगा एंगल कितना होगा? उसका आधा। तो 360 का आधा कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, अब इस अर्ध गोले का आधा, ये वाली हम बात करें, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री है अक्षांशीय दूरी, ठीक है, वह रेखीय दूरी में कितने के बराबर है? 10,002 किलोमीटर के बराबर है। कितना? 10,002 किलोमीटर की। अब ये जो 10,002 किलोमीटर जो है वह 90 डिग्री लैटिट्यूडनल एंगल को क्या करता है? वो कवर करता है। अब हम बात करेंगे कि 90 डिग्री जो है वो 10,002 किलोमीटर को कवर करता है, तो इसका जो 1 डिग्री होगा वह कितने जो है वो लीनियर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इसको हम निकालते हैं। 1 डिग्री जो लैटिट्यूडनल एंगल है, ठीक है, वह कितने दूरी के बराबर होगा? रेखीय दूरी के। तो 10,002 भागे क्या कर देंगे हम लोग? 90 डिग्री कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 111.13 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 111.13 किलोमीटर। अच्छा, अब 1 डिग्री जो अक्षांशीय दूरी है वह रेखीय दूरी के कितने बराबर हो गया? 111.13 किलोमीटर के बराबर हो गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, ठीक, कि ये जो अक्षांश है क्या ये फर्दर जो है विभक्त होता है क्या? तो बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग समय में देखते हैं, घंटा जो है मिनट में डिवाइड होता है, फिर मिनट जो है वो सेकंड में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हर एक उसका जो मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इसी तरीके से जो कोणीय दूरी है, ठीक, कोणीय दूरी है, यह भी जो है वह डिग्री, और डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होती है, मतलब कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होती है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिए। ठीक, क्या 1 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा 60 मिनट को, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक जो मिनट है, ठीक है, 1 मिनट जो है, जो 1 मिनट है, ठीक है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड का। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर एक जो है सिंगल एपॉस्ट्रोफी चिन्ह होता है, ठीक है, और जब सेकंड को रिप्रेजेंट करता है उसमें 2 एपॉस्ट्रोफी जो है वो चिन्ह होते हैं, ठीक है, कॉमा के चिन्ह होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये चीज़ को जो है वो नोट रखिएगा। अब देखिए, हमने क्या निकाला कि 1 डिग्री में 111.13 किलोमीटर हुआ रेखीय डिस्टेंस, तो 1 मिनट में कितना होगा? तो 111.13 बटे क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। ये जो आएगा तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1.86 किलोमीटर। ठीक है, कलर हम दूसरा यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट कितने के बराबर हो गया? 1 मिनट बराबर हो गया 1.86 किलोमीटर के बराबर। अब जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड होता है, तब यहाँ से 1 सेकेंड में कितनी दूरी निकल के आएगी? तो 1.86 डिवाइडेड बाई 60, ये होगा 0. इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.031। ठीक है, क्या किलोमीटर। ठीक है, अब 0.031 जो किलोमीटर है वह बराबर हो जाएगा किसके? अगर हम इसको जो है मीटर में अगर लें, ठीक, तो मीटर में ये वैल्यू हो जाएगी 31 मीटर। अब देखिए, ये जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक, इस तरह से भी जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा कि 1 घंटे में 1 डिग्री में कितनी जो है वो रेखीय दूरी होगी, तो 111.13 किलोमीटर हो गया। और ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जो परिधि लिया है, परिधि लिया किसके परिप्रेक्ष्य में लिया? ध्रुवों के परिप्रेक्ष्य में परिधि की गणना की गई है। ठीक है, अगर हम ये जो भूमध्य रेखा वाली जो परिधि अगर हम लोग लेते तो ये थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आती।
तो चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो निकाल रहे हैं अक्षांशीय दूरी निकाल रहे हैं, तो अक्षांशीय दूरी के लिए हमें क्या लेना होगा, हमें जो है ध्रुवीय परिधि से ही गणना करना होगा। तो इस वजह से हमने ये लिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया, आपने ये क्यों लिया, तो हमें जो है अक्षांशीय दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अक्षांशीय दूरी में 1 डिग्री जो है 111.13 किलोमीटर के बराबर हो गया। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह से घंटा, मिनट और सेकंड जो है वो विभक्त होता है, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो कोणीय दूरियां हैं वो भी जो है वो इसी तरह से डिवाइड होती हैं, और नाम भी ऐसा ही है। 1 डिग्री जो है 60 मिनट में जो है वो विभक्त होता है, और हर एक उसका जो मिनट है, ठीक, वो 60 सेकंड में होता है, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि 1 डिग्री में जब 60 मिनट है तो इसके 1 मिनट में जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, 111.13 बटे 60, ये वैल्यू हो गई थी 1.86 किलोमीटर। और जब हम 1 सेकंड की बात किए तो इस 1.86 में फर्दर हमने जो क्या 60 से डिवाइड किया, तो ये निकल गया 0.031 किलोमीटर। अब ये जो 0.031 किलोमीटर है, अगर हम मीटर में बात करें तो ये क्या हो गया, 31 मीटर हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकेंड जो है लैटिट्यूडनल जो डिस्टेंस होती है वह लीनियर डिस्टेंस के कितने के बराबर होती है, तो वह है 31 मीटर। अगर आपसे पूछे कि 1 मिनट जो अक्षांशीय दूरी है वह कितने रेखीय दूरी के बराबर होती है, तो 1.86 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री अक्षांशीय जो दूरी है वह कितने रेखीय दूरी के बराबर होती है, तो 111.13 किलोमीटर, ठीक है। तो या तो एटलीस्ट या आप लोग जो है जो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है 111 किलोमीटर वो ध्यान में रखिएगा। अब ये जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, कि ये जो अक्षांशीय दूरी है वो कितनी होती है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको हम क्लीन कर देते हैं। देखिए, अगर आपसे विषुवत रेखी ये वाला जो डायमीटर है, अगर ये आपसे अगर पूछा जाए कि ये कितना है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होता है 12,755.6 किलोमीटर, ठीक है। ये होता है 12,755.6 किलोमीटर। अगर आपको ये लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस अगर ये पूछे जाए, ठीक है, तो ये होता है 12,712 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है और वो वाली डिस्टेंस, इसमें लगभग जो है वो 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना? 43 किलोमीटर का अंतर है। तो इसी वजह से जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है, इसको दीर्घ वृत्त या ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। और ये पूरा जो इसकी जो परिधि होती है वो 12,755.6 किलोमीटर होता है, और ये जो है 12,712 किलोमीटर है, ठीक है। अब यही सब जो बातें हैं आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक, इस पीडीएफ में जिस चीज़ को हमने समझाया, ठीक। तो ये देखिए, यही मैंने लाइन लिखा है, क्या जो इक्वेटोरियल डायमीटर है 12,755.6 किलोमीटर है, जबकि जो ध्रुवीय व्यास है, जो पोलर डायमीटर है 12,712 किलोमीटर है। क्योंकि ध्रुवीय जो व्यास है वो इसलिए कम है क्योंकि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पे चपटी है, तो व्यास में जो है 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने अक्षांशीय दूरी निकाला वो किसके बेस पे निकाला? ध्रुवीय परिधि के आधार पर निकाला। तो ये सब बातें जो हैं इसमें लिखी भी गई हैं, आपको मैंने समझाया भी। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ये सब क्या होते हैं, इसको भी जो है हम लोग इसी जो है वो डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है, ये है पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ में, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव। इसी के अपोजिट यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, अब इसके जो घेरे हुए जो वृत्त है, ठीक, ये जो कि 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ में है,
तो ये जो पूरा ये सर्कल हो गया इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। ठीक, उसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट मतलब साउथ में आइए तो यहाँ पे 66.5 डिग्री जो साउथ है ये कहलाएगा अंटार्कटिक वृत्त। क्या हो गया? नॉर्थ वाला हो गया आर्कटिक वृत्त और साउथ वाला क्या हो गया? साउथ पोल पे जो है आर्कटिक वृत्त हो गया। ठीक है, अच्छा, ये कहलाता है दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, क्या? साउथ पोलर, ये तो दक्षिणी ध्रुव हो ही गया। ठीक है, तो ये जो है वो दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। तो इसी के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? उत्तरी शीत कटिबंध होगा। ठीक, अच्छा, अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गई है कर्क रेखा। ठीक है, आप जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे अगर हम लोग बात करें अक्षांश पे, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो अक्षांश है, ठीक, यह कहलाती है कर्क रेखा। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 23.5 डिग्री साउथ, क्या? 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या कहलाएगी? मकर रेखा कहलाती है। अच्छा, ये जो कर्क रेखा और ये जो 66.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त है, इसके बीच वाला ये जो जोन है इसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसको जो है थोड़ा अलग कलर से, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी के एकदम समरूप, ठीक है, अब इधर आ जाइए साउथ में, तो ये जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ठीक, जो आर्कटिक वृत्त है, ठीक है, ये वाली 66.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री जो साउथ मकर रेखा है, इसके बीच वाला ये जो जोन है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो अक्षांशीय रेखा है इसके बीच वाला जो जोन कहलाएगा वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, क्या कहलाता है? ये पूरा जो है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिकल जोन कौन सा है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ वाला ये जो जोन है वो ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला जो जोन है, जो आर्कटिक वृत्त या ये कहें कर्क रेखा के बीच वाला जो जोन है वो है नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। उसी तरीके से जो 23.5 डिग्री साउथ और आर्कटिक वृत्त वाला जोन है वो है साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 66.5 डिग्री से पोल की अगर बात करें तो ये जो है वो पोलर जोन हो गया, ये पोलर जोन हो गया। ठीक, नॉर्दर्न पोलर जोन। और इसके कंट्रास्ट में तरह अगर अपोजिट आते हैं तो ये हो गया क्या? ये जो हो गया साउथ पोलर जोन। तो ये जो एक जनरल डिस्क्रिप्शन था डिफरेंट जोन का, ठीक है, और अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। तो हमने कौन कौन सी रेखाएं जाना? ठीक, ये 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, ठीक, जिसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, ठीक, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल है। ठीक, उसी तरीके से साउथ में बात करें तो 23.5 डिग्री जो साउथ पे है वह कहलाती है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आखिर लिखा क्या गया था। ठीक, जो मैंने चीज़ें बताई वही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल है, इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री अंटार्कटिक में आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा। ठीक, अब एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है अश्व अक्षांश। ठीक है, तो हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, 30 डिग्री से 35 डिग्री का वाला जो जोन होता है नॉर्थ और साउथ दोनों में, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में और 30 से लगभग 35 डिग्री साउथ में। ठीक है,
30 से 35 डिग्री साउथ में। ये जो जोन है, ठीक, ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है। यहाँ पे हवाएं जो है वो बहुत धीमे चलती हैं, ठीक है, शांत क्षेत्र होता है। तो ये वाला जो जोन है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ, इस जोन को बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। तो अगर आपसे अर्थ अक्षांश पूछा जाए तो क्या है, 30 से 35 डिग्री के बीच में नॉर्थ वाला और 30 से 35 डिग्री लगभग साउथ में जो है वो हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। ये जो 0 डिग्री लाइन है वो क्या है, इक्वेटर हो गई, और 23.5 डिग्री साउथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हॉर्स अक्षांश की जो खासियत होती है वो क्या होती है, यहाँ पे शांत हवाएं चलती हैं, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और इस जोन पे आप देखेंगे कि बहुत सबसे ज़्यादा जो है जो भी जो मरुस्थल हैं वो इसी अक्षांश पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलिनिटी का लेवल है वो भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। चलिए, ये सब जो टॉपिक है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, तो हमारा फोकस मेनली जो है उसी पे रहेगा, ठीक है। अब भूमध्य रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, सारी की सारी जो रेखाएं हैं, जो लैटिट्यूडनल लाइन्स है वो क्या है, काल्पनिक रेखाएं, ठीक। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, भूमध्य रेखा जो है काल्पनिक रेखा है जो विश्व को 2 समान भागों में विभाजित करती है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, और दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को जो है इस मैप पे समझ लीजिए, इस मैप से समझते हैं, ठीक है। ये है इक्वेटर लाइन, ठीक। इस इक्वेटर लाइन के इधर वाला जो गोलार्ध है वो नॉर्दर्न गोलार्ध कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका इधर वाला जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। और इक्वेटर लाइन जो है वो पूरे ग्लोब को जो है वो 2 भागों में बांटती है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक। और अगर आपसे गोलार्धों की बात किया जाए तो गोलार्ध जो है वो 4 होते हैं, ठीक। एक तो इक्वेटर के बेस पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बांट लेते हैं। जब हम प्राइम मेरिडियन से अगर हम लोग बांटे, ठीक है, ये भी 0 डिग्री है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, कौन सी, देशांतरीय रेखा है। इसके बेस पे अगर बांटते हैं तो इधर वाला, इसके इधर वाला जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, और इसके इधर वाला जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला पूर्वी गोलार्ध हो जाता है। इस तरीके से आपको जो है गोलार्धों की संख्या कितनी हो गई, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर, तीसरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये चौथा जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अब अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पे स्थित जो है वो देश हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये अक्सर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में 3 देश ऐसे हैं जो कि इक्वेटर पे स्थित हैं, ठीक है। वो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका में 7 देश हैं जो कि इक्वेटर पे हैं, साओ टोमे प्रिंसिपल, ठीक है, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। तो अफ्रीका के 7 देश जो इक्वेटर पे स्थित हैं। एशिया की बात करें तो एशिया में केवल 3 देश हैं, एक है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक। तो टोटल ये जो देश हैं वो इक्वेटर के लाइन पे जो है स्थित हैं। अगर हम लोग बात करें प्रधान मध्याह्न रेखा की, ठीक है, तो जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो प्राइम मेरिडियन लाइन पे जो स्थित देश हैं वो यूरोप में जो है 3 देश हैं, ठीक है। यूरोप में 3 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, ठीक। अफ्रीका में 5 देश हैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, ठीक है। और एक जो है वो टेरिटरी आती है, ये क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक, वह कितने देशों से होकर गुजरती है, तो देशों के नाम पे बताइएगा। 3 यूरोप में और 5 अफ्रीका में, टोटल कितने हो गए, 3 + 5, मतलब कि 8 कंट्री, ठीक है। और एक जो है टेरिटरी है अंटार्कटिका की, ठीक। अच्छा, ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है प्राइम मेरिडियन, इसको जो है अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये जान लीजिए जब जगहों का नाम दिया हुआ है तो, ठीक है। भारत में कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन, अगर वेस्ट टू ईस्ट की अगर बात किया जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये 8 जो राज्य हैं इनको याद रखिएगा।
जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर पूरे ग्लोब पे की अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि जो कर्क रेखा है वह कितने देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए, जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, केवल 2 देश ऐसे हैं जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। एक है बहामास जो कि आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, और मैक्सिको। तो बहामास और मैक्सिको से। अफ्रीका में 7 देश हैं, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया। ठीक है, एशिया की अगर हम बात करें तो ताइवान, चीन। एशिया में 8 देश हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है, उसमें से अपना देश भारत भी है। तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। ठीक है, मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशीय रेखा है। तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में 4 देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे। और अफ्रीका में 5 देश हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर लाइन, इन पे स्थित जो देश हैं और खास और लगे हाथ जो है ना प्राइम मेरिडियन भी देखा। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतरी रेखाएं हैं या अक्षांशीय रेखाएं, इन पे जो स्थित देश हैं उनको हमने जाना। ठीक है, और ये देश जो किस कॉन्टिनेंट में कितने देशों से होकर गुजरती है इसको भी हमने देखा। अब हम लोग बात करेंगे जो ग्रीष्म संक्रांति जिसको समर सोल्स्टाइस बोला जाता है इंग्लिश में, वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। देखिए, समर सोल्स्टाइस का मतलब ये जब कर्क रेखा पर, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उस पे सूर्य जो है, सूर्य की जो किरणें जब लंबवत पड़ती हैं तो वह जो है वह ग्रीष्म संक्रांति या समर सोल्स्टाइस होता है, जो कि 21 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से जो समर सोल्स्टाइस होगा वो 21 जून को होगा। ठीक, तो क्या है, सूर्य सीधी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ठीक है, पर होता है। तो कर्क रेखा के उत्तर में प्रत्येक स्थान के लिए जो सूर्य आकाश अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, और यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर सोल्स्टाइस कहलाता है। ठीक, ये डेट कौन सी होगी, 21 जून होगी। ठीक है, 21 जून, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर डायग्राम देखें, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये वाली लाइन देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर सन की स्थिति को देखा जाए तो इसकी किरणें जो क्या है, लंबवत हैं, सीधी पड़ रही हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से अगर समर सोल्स्टाइस पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, 21 जून। ठीक है, 21 जून। लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए जो समर सोल्स्टाइस जो है 21 जून नहीं होगा, वह होगा 21 या 22 दिसंबर। ठीक है, वो अलग कहानी है। ठीक, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब सीधी सूर्य की किरणें पड़ेंगी तब वहाँ के लिए होगा। ठीक है, तो ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस से बात की जा रही है कि जब 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या लैटिट्यूड पे, या ये कहा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं तो वह जो है समर सोल्स्टाइस होता है। इस दिन को जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होगा, 21 जून। ठीक, अब चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है अपना। हाँ, अब आ गया कि शीतकालीन, चूंकि समर है, समर सोल्स्टाइस है, तो विंटर सोल्स्टाइस होगा, मतलब शीतकालीन संक्रांति होगी। तो जब वर्ष में सबसे छोटा दिन, ठीक है, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, और उत्तरी गोलार्ध में यह तब होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें की जा रही हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस से ही की जा रही हैं। ठीक है, जब सूर्य सीधे मकर रेखा पर होता है, जो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अब इस स्थिति में जो है सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है। कब, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गया। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कब, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो 21-22 दिसंबर की जो दिन होता है,
वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से विंटर सोल्स्टाइस है। लेकिन यही जो डेट है 21-22 दिसंबर, ठीक है, अगर सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रीष्म संक्रांति या समर सोल्स्टाइस। तो अभी हमने क्या बताया कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अपने जो है अर्ध गोलार्ध के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उसके भी हिसाब से अगर बात किया जाए या पूछा जाए कि ग्रीष्म संक्रांति कब होती है तो आप 21 जून को बताइएगा, ठीक है। समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस जो है वो 21-22 दिसंबर वाली डेट बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हो गया वो डेट। चलिए, अगर नहीं लिखा है तो याद रखिएगा 21-22 दिसंबर की वो बात होती है, ठीक है। अच्छा, तो जो 21-22 दिसंबर का होगा उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से सबसे छोटा जो है वो दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी, ठीक। अच्छा, जब सबसे छोटा और सबसे बड़े दिन की अगर हम लोग बात कर लिए या सबसे छोटी सबसे बड़ी रात की बात कर लिए तो ये भी तो होगा कि जब दिन और रात बराबर होंगे तो वह क्या स्थिति होती है, वो स्थिति होती है विषुव वाली, मतलब कि इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स की घटना क्या है, इक्विनॉक्स की घटना वह है जब इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे जो भूमध्य रेखा है उसमें जो सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो है वो सीधी रहती हैं, ठीक है, सीधी पड़ती हैं। तो ये जो टाइम आता है वह 21 मार्च और सितंबर में आता है, ठीक है, सितंबर के 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये जो दो डेट है, ठीक है, ये दो डेट ऐसी है जब इक्विनॉक्स या विषुव की स्थिति होती है। तो इसमें होता क्या है, सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिससे दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दिन और रात का जो डिसीजन है, ठीक है, बराबर होना या छोटा बड़ा होना, वो सूर्य की रोशनी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सूर्योदय हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दिन है, ठीक है। सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद वाला जो फेज होता है वो रात जो हम कंसिडर करते हैं। तो सूर्य की रोशनी के बेस पे ही कब मिल रही है कब नहीं मिल रही है, दिन और रात की बात हम लोग करते हैं, ठीक। आगे हम लोग बात करें, ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो इक्विनॉक्स भी होता है वो जो है वो दो तरीके के हैं, ठीक। एक ऑटोमनल इक्विनॉक्स है जो कि सितंबर 22-23 सितंबर को होता है, और एक जो है वर्नल इक्विनॉक्स है, ठीक, जिसकी डेट जो है वो 20-21 मार्च, ये थोड़ा फ्लैक्चुएट होता है, 20-21 हो सकता है और 22-23 सितंबर हो सकता है, ठीक। और ये जो है चीज़ याद रखिएगा, समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस जो है वो दिसंबर में आना है 21-22 दिसंबर को, और 21 जून या 20-21 जून के बीच में जो है वो समर सोल्स्टाइस होता है। और अमूमन जो किताबों में आपको देखने को मिलेगा वो 21 जून फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड या देशांतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से हमने अक्षांश की बात की कि अक्षांश जो है वो ग्लोब पे जो हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं जो खींची गई हैं वो क्या थी, वो अक्षांशी रेखाएं थी। देशांतर रेखाएं क्या हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं मतलब कि जो वर्टिकल्स लाइन है, ठीक, ये जो वर्टिकल्स लाइन है, ठीक, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, देशांतर, ठीक, क्या बोलते हैं, देशांतर। तो जो उधर आप लोगों ने प्राइम मेरिडियन सुना, तो प्राइम मेरिडियन भी एक देशांतरीय रेखा है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन भी क्या है, देशांतरीय रेखा है, जो कि 0 डिग्री पे है, क्या, 0 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अगर इनकी ग्लोब पे पूरी संख्या बोली जाए, ठीक, तो अगर 1-1 डिग्री पे हैं तो ये पूरा एक चक्कर होगा, तो 1-1 डिग्री पे इनकी जो संख्या होती है 360 होती है, ठीक। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ठीक, ये हो गया नॉर्दर्न पोल और ये हो गया सदर्न पोल। तो सदर्न और नॉर्दर्न पोल को पूरा मिलाने वाली जो टोटल जो रेखाएं हैं वो 360 हैं, ठीक। तो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई जो होती है वो हर जगह समान नहीं होती है, ठीक है। जो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है, लेकिन अक्षांशीय रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान नहीं होती है। जैसे मैंने बात किया वहाँ पे जो इक्वेटर वाली जो अक्षांशीय रेखा है क्या, वो सबसे बड़ी, ज्यों ज्यों आप पोल की तरफ पहुँचते जाते हो, ठीक, तो जो लैटिट्यूडनल जो लाइन है, ठीक, अक्षांशीय रेखा है, उसकी लंबाई जो है घटती चली जाती है। लेकिन जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं, ठीक, वह हर एक लाइन जो है वो समान लेंथ की होती है, ठीक है। तो और एक और चीज़,
जो ये लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, रेखीय जो दूरी होती है भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है और पोलों पे जो है वो सबसे कम, या पोलों पे जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों के जाते हैं किन्हीं दो देशांतरों के मध्य की दूरी जो है वो कम होती जाती है और पोल पे जाके वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। क्योंकि जब जैसे दो रेखाएं हैं, ठीक है, अब दो रेखाएं आगे चल के जैसे ये सर मिल जाएंगी तो आगे उनके बीच की दूरी तो बचेगी नहीं ना, ठीक। तो अगर गैप है तो ये दूरी है, ठीक, लेकिन आगे जाके ये मिल जा रही है तो ये दूरी खत्म हो जाती है। इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि ध्रुवों पे लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच में जो रेखीय दूरी होती है वो कितनी होती है, तो जीरो हो जाती है, ठीक। अब जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे हमने बताया कि 0 डिग्री जो देशांतर पे जो खींची गई लाइन है वो जो है वो प्राइम मेरिडियन है, इसको जो है आप समझिए, ठीक है। तो ये है क्या, तो 0 देशांतर में जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है उसका एक शहर है ग्रीनविच, ठीक है। तो ग्रीनविच शहर से यह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है गुजरती है और इसी को जो है समय निर्धारण के लिए, या ये कहें ईस्ट और वेस्ट को डिसाइड जो है इसी लाइन के आधार पे ही किया जाता है। किस लाइन के आधार पे किया जाता है, प्राइम मेरिडियन के लाइन पे ही किया जाता है, ठीक है। और 1884 की ये जो डेट है इसको भी याद रखिएगा। 1884 में शून्य मध्याह्न को ही प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में चुने जाने का निर्णय लिया गया और उसी के रेफरेंस से समय का निर्धारण भी होता है और ईस्ट और वेस्ट भी हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इस रेखा के पूर्व में स्थित सभी 180 डिग्री देशांतर जो है वो पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित सभी 180 डिग्री जो है वो पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है हम लोग ग्लोब पे देखते हैं। ये देखिए, अगर हम लोग इसमें देखें, ये पूरा जो 180 डिग्री है, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा जो है ईस्टर्न लैटिट्यूड है, ठीक, पूर्वी देशांतर, और इधर वाला जो है वो पश्चिमी देशांतर कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट, ये सब वही सब बातें हैं, ठीक, ओके। अब जब दो देशांतरों की अगर बात की जाए, ठीक है, दो देशांतरों, ठीक, तो दो देशांतरों के बीच के जो है 4 मिनट का अंतर होता है। आखिर ये कहानी है क्या कि दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ठीक। तो ये जो 1 डिग्री जो घूमने में समय लगता है पृथ्वी को, वह 4 मिनट के बराबर होता है। ये आखिर निकाला कैसे हम लोगों ने, तो देखिए, पूरी जो देशांतरी रेखाएं थी उनकी संख्या कितनी थी, 360, ठीक है। अब पूरा जो एक चक्कर होता है अगर बोला जाए तो उसमें 360 डिग्री होता है, ठीक। तो एक चक्कर पूरा घूमने में जो पृथ्वी है वो कितना घूमी, 360 डिग्री घूमी, ठीक है, 360 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है, ठीक, एक चक्कर जो है वो 24 घंटे में कंप्लीट करती है। इसका मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करें मैथ वाली, ठीक, कि 24 घंटे में अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी कितनी घूमी तो 360 डिग्री, ठीक। अच्छा, या ये कहें 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितने समय लगा, 24 घंटा लगा। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री घूमने में इसको लगेगा 24 घंटा बटे 360। अगर हम इसको मिनट में बात करें तो 24 गुणे 60 कर दें, 24 गुणे हमने 60 कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ गई, 60 से ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, 6 चौका 24, ठीक है। इसका मतलब कि 1 डिग्री अगर पृथ्वी रोटेट होती है तो यह टाइम जो आएगा वो 4 मिनट के बराबर होगा, ठीक। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे में, ठीक, 1 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमेगी तो इसको कैसे निकालेंगे आप करेंगे कि 60/4, ठीक, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक। तो 1 घंटे में ये, तो 1 घंटे में जो है वो 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री जो है वो इसका विस्थापन होगा, ठीक है, या ये कहा जाए 15 डिग्री जो है वो देशांतरी विस्थापन होगा, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो देशांतरी रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, कितने मिनट का डिफरेंस है, कितने सेकंड का डिफरेंस है, उसके बेस पे आप जो है ये पता कर पाएंगे कि वह जो है कितना मिनट घंटा या कितना समय जो है वो आगे है और कितना घंटा मिनट समय जो है वो पीछे है, ठीक है। ध्यान दीजिए,
अगर वो जो है प्राइम मेरिडियन के, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइम मेरिडियन है अगर उसके ईस्ट में अगर वो जगह है, ठीक है, अगर वो ईस्ट में जगह है तो वो जो जगह होगी वो क्या होगी, वो जो जगह होगी वो आगे होगी, ठीक, समय के अनुसार। अगर वही जगह जो वो पीछे है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन से, तो वो क्या होगी, वो समय जो है वो पीछे होगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। इसको जो है एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोई जो जगह है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड पे 30 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, कितना, 30 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए कि ए है, ठीक है। तो ये जो है 30 डिग्री ईस्ट हो गया, और एक पॉइंट और है, ठीक, जो कि 15 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट में, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे बोला जाए कि जो पॉइंट ए है, वहाँ पे सुबह के 10 बज रहे हैं, क्या, सुबह के जो है वो 10 बज रहे हैं, ठीक। तो पॉइंट बी पे कितना टाइम हो रहा होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये टाइम तो आगे चलेगा, ठीक, कितने, अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो डिग्री का डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री यहाँ पे, 15 डिग्री यहाँ पे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री का है। और हमने क्या निकाला कि 15 डिग्री जो देशांतरीय डिस्टेंस होती है वह लगभग 1 घंटे के बराबर होती है, कितना, वह 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे 10 बज रहा है तो बी पॉइंट पे क्या होगा, 1 घंटे पीछे आइए आप, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर पॉइंट ईस्ट में है और उसके अगर कोई पॉइंट पीछे है, कोई स्थान जो है पीछे है, तो वो जो है वो पीछे वाला समय होगा, ठीक। तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो 1 घंटे का आएगा, 1 घंटे का। तो मतलब ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे जो है वो सुबह के अभी 9 बज रहे होंगे, क्या बज रहे होंगे, सुबह के 9 बज रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आप कर ले जाइएगा, ठीक। इस पे आधारित जो प्रश्न है आगे वाले लेक्चर में हम लोग जो है डिटेल में इसमें जो है वो करेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। और उससे पहले जो है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको हम लोग जानेंगे कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या होती है, ठीक। देखिए, जो 180 डिग्री पे जो खींची गई रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, वो इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। देखिए, अन्य रेखाओं के तुलना में ये जो रेखा है जो है वो जिगजैग है, ठीक है, कुछ पॉइंट पे आपको जिगजैग मिलेगी और कुछ पॉइंट पे इधर पे सीधी है, ठीक है। तो जैसे अब भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, या या जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये जो है वो सीधी रेखा है। लेकिन ये जो रेखा है, ठीक, कुछ पॉइंट पे जो है वो जिगजैग है, ठीक। तो और ये जो है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पैसिफिक ओशियन से गुजरती है, ठीक। इस पे जो है कुछ आइलैंड वाली कंट्री हैं। ध्यान दीजिए, जब इस रेखा के जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इस रेखा के ईस्ट में एक दिन जो है वो कम होता है, ठीक, और इसके जो वेस्ट में है, ठीक है, एक दिन ये आगे चलता है। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर आप इसके पूरब में इस लाइन के जो है ईस्ट में है, तो अगर यहाँ पे संडे है, ठीक, अगर यहाँ पे संडे है तो इसके इधर वेस्ट में जो दिन होगा वो क्या होगा, मंडे होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, अगर इसके वेस्ट में अगर वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे बुधवार है, तो इधर क्या होगा, इधर जो होगा वो थर्सडे होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है ईस्ट वेस्ट जो है वो कंफ्यूज मत होगिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब इस रेखा के अगर ईस्ट में है तो एक दिन कम क्या है, रविवार, और इसके अगर वेस्ट में है, ठीक, तो एक दिन आगे क्या, सोमवार। तो ये चीज़ याद रखिए। अब हम लोग बात करेंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक, वो क्या है, मानक समय। हर एक देश का जो है एक स्टैंडर्ड टाइम होता है और उसी को जो है वो बेस मानकर उस देश का जो है वो समय निर्धारित होता है, ठीक है। तो पूरे ग्लोब की अगर बात की तो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक। तो अगर देश के हिसाब से बात की जाए तो इंडिया जो भारत है उसका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, क्या, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो
विभिन्न मध्याह्न के स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय जो है 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है। ये जो डिब्रूगढ़ और द्वारका की जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है इनकी जो लॉन्गिट्यूडिनल जो डिस्टेंस है उसके बेस पे बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर भारत के रेफरेंस से अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो ये है गुजरात और यहाँ पे जैसे असम है। ठीक है, तो गुजरात और असम मतलब ये जो है ईस्ट की बात की जा रही है और यहाँ पे जो है वो वेस्ट की बात की जा रही है। तो ईस्ट और वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूडिनल जो डिफरेंस है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडिनल जो डिफरेंस है, ठीक, लगभग 30 डिग्री का है। तो इसी वजह से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो पॉइंट में जो समय का जो डिफरेंस जो आता है अमूमन लगभग 2 घंटे का आता है। मतलब कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश यहाँ के पॉइंट की बात करें और यहाँ पे गुजरात में जो है कच्छ इस वाले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2 घंटे का होता है। तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि गुजरात का द्वारका और यहाँ पे असम का डिब्रूगढ़, तो लगभग 1.25 घंटे का अंतर होता है। तो ये अंतर हमने कैसे निकाला, वही देशांतरी जो दूरी है उसके आधार पे। ठीक, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उससे 82.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक, तो इसी वजह से जो भारत का जो समय होता है वो 5.5 घंटे जो है वो आगे होता है। ठीक है, कितना, 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक, फिर वही बात की गई है यहाँ पे। तो जो ग्रीनविच मध्य समय है या इंग्लैंड के रॉयल ग्रीनविच वेधशाला के देशांतर 0 डिग्री औसत सौर समय का नाम है। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो बता चुके हैं, अब इसमें जो है कुछ है नहीं। ठीक, ये सारा जो है वो क्लियर हम लोग जान चुके हैं। ठीक, अब इंटरनेशनल डे टाइम भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक, ओके, ये सारी जो बातें थी वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से संबंधित थी। ठीक, इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि ग्रहण क्या होता है। ठीक है, तो ग्रहण के बारे में जानेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसको जो है इक्लिप्स बोला जाता है। तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो जैसा भी लगा हो आप अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की जो PDF है, जो लिखा हुआ कंटेंट है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।